Welcome to Law Talk Hub, your trusted companion in the world of law and justice. यहाँ हम सरल भाषा में समझाते हैं कानून की किताबें, ऐतिहासिक फैसले और संविधान की गहराइयाँ. Stay tuned for deep insights, real cases, and courtroom brilliance. Let's begin today's legal journey. तो चलिए आज भारतीय लोकतंत्र के एक ऐसे चैप्टर में चलते हैं जो हमें आज भी बहुत कुछ सिखाता है। जरा एक पल के लिए सोचिए कि कोई एक सुबह उठे और उसे पता चले कि उसके सबसे बेसिक राइट्स मतलब जीने का अधिकार, वो अधिकार जिन्हें हम सब अपना मानकर चलते हैं, वो अब है ही नहीं। जी हाँ, ठीक यही हुआ था भारत में। ये कहानी है उस एक केस की जिसने सचमुच पूरे देश को रोक दिया था, जब लोगों से उनके जीने का अधिकार ही छीन लिया गया था। इस पूरी चर्चा के अंत तक ये एकदम साफ हो जाएगा कि ये फैसला हमारे लोकतंत्र पर इतना गहरा घाव क्यों था और कैसे उस अंधेरे में एक अकेली साहसी आवाज ने आने वाले कल के लिए उम्मीद को जिंदा रखा। ये जो शब्द है, ये है मशहूर कानून के जानकार डॉक्टर उपेंद्र बख्शी के, और ये सिर्फ कोई टिप्पणी नहीं है बल्कि उस दौर की पूरी भयावता को एक लाइन में समेट देती है। उन्होंने ये सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के बारे में कहा था। सोचकर देखिए, पहले से ही एक तूफान चल रहा है और आपके पास जो इकलौती उम्मीद की रोशनी है न्याय की, वो मोमबत्ती उसे भी कोई अचानक से बुझा दे। बस इस फैसले ने ठीक यही किया था। आपातकाल का जो अंधेरा था उसे और भी कहीं ज्यादा घना कर दिया था। और यहीं से हम आज के विश्लेषण के सबसे अहम सवाल पर आते हैं। देखिए, ये कोई थ्योरी का सवाल नहीं था। ये उस समय लाखों भारतीयों के लिए एक डरावनी हकीकत बन चुका था। एक ऐसी सिचुएशन की कल्पना कीजिए जहां अपनी जान की सुरक्षा के लिए अदालतों का दरवाजा ही न खटखटाया जा सके। तो फिर क्या होता है जब रक्षक ही रक्षा करने की हालत में न रह जाएं? इस पूरे कानूनी संकट की जड़ तक पहुंचने के लिए हमें पहले उस समय के राजनीतिक माहौल को समझना होगा। तो ये कहानी शुरू होती है भारतीय लोकतंत्र के सबसे काले अध्यायों में से एक से, जिसे हम इमरजेंसी के नाम से जानते हैं। साल था 1975। उस वक्त की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक फैसला आया जिसने उनके चुनाव को ही रद्द कर दिया। समझिए कि ये एक पॉलिटिकल भूचाल था, और इसके जवाब में सरकार ने संविधान के आर्टिकल 352 का इस्तेमाल किया और आंतरिक अशांति के आधार पर पूरे देश में नेशनल इमरजेंसी लगा दी। हालांकि कई लोगों का मानना था कि ये सिर्फ सत्ता में बने रहने का एक जरिया था। इमरजेंसी लगते ही एक ही झटके में नागरिकों के फंडामेंटल राइट्स खत्म कर दिए गए। प्रेस पर सेंसरशिप लगा दी गई। मीसा जैसे सख्त कानून का इस्तेमाल करके सरकार के हजारों राजनीतिक विरोधियों को बिना किसी ट्रायल के जेल में डाल दिया गया। सोचिए, विपक्ष के बड़े बड़े नेता रातों रात सड़कों से उठाकर उन्हें कैद कर लिया जाता है। इनमें अटल बिहारी वाजपेयी और लालकृष्ण आडवाणी जैसे कई बड़े नाम शामिल थे। अच्छा, इन सब गिरफ्तारियों ने एक बहुत ही बुनियादी सा लेकिन गहरा कानूनी सवाल खड़ा कर दिया। सवाल ये था कि अगर किसी को गलत तरीके से गिरफ्तार किया गया है तो क्या वो अदालत जाकर इंसाफ की गुहार लगा सकता है? और यहीं पर एंट्री होती है बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी हेबियस कॉर्पस की। ये एक सदियों पुरानी कानूनी ढाल है जो स्टेट को मतलब सरकार को किसी भी व्यक्ति को मनमाने ढंग से कैद करने से रोकती है। ये एक तरह का इमरजेंसी ब्रेक है जिसे कोई भी नागरिक खींच सकता है अगर उसे लगे कि सरकार अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल कर रही है। इसमें अदालत सरकार से पूछ सकती है, आपने जिस व्यक्ति को पकड़ा है उसे हमारे सामने पेश करें और कारण बताएं कि उसकी हिरासत क्यों कानूनी है। लेकिन मुश्किल ये थी कि इमरजेंसी में तो फंडामेंटल राइट्स ही सस्पेंड कर दिए गए थे। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो गया, क्या हेबियस कॉर्पस का अधिकार जो सीधे सीधे जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार से जुड़ा है अब भी लागू होता है? क्या कोई नागरिक अपनी गिरफ्तारी को चैलेंज कर सकता था? यही वो सवाल था जिसका जवाब देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट को देना था, और इस जवाब पर लोकतंत्र का पूरा भविष्य टिका हुआ था। अब ये स्लाइड देखिए, ये बहुत ही दिलचस्प है। अदालत में दो बिल्कुल अलग अलग तर्क रखे गए। एक तरफ सरकार थी जिसका कहना था कि इमरजेंसी में राष्ट्रपति का आदेश ही सबसे ऊपर है और नागरिकों के पास लोकस स्टैंडी नहीं है, मतलब अदालत में सुने जाने का अधिकार ही नहीं है। सरकार की शक्ति असीमित है। वहीं दूसरी तरफ जो लोग जेल में बंद थे उनके वकीलों का तर्क था कि कानून का शासन, जिसे रूल ऑफ लॉ कहते हैं, वो तो संविधान से भी ऊपर है और जीने का अधिकार तो एक नेचुरल राइट है। ये किसी सरकार ने दिया नहीं है तो वो इसे छीन भी नहीं सकती। पूरा देश सांस रोके सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहा था। अदालत का जवाब
न सिर्फ चौंकाने वाला था, बल्कि उसने भारतीय कानून के इतिहास को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। इस ऐतिहासिक केस का नाम था एडीएम जबलपुर बनाम शिवकांत शुक्ला, और फैसला आया 4-1 के बहुमत से। मतलब 5 में से 4 जज एक तरफ थे और सिर्फ एक जज दूसरी तरफ। बहुमत का फैसला बिल्कुल साफ और सच कहूं तो दिल दहला देने वाला था। कोर्ट ने कहा कि इमरजेंसी के दौरान किसी भी नागरिक को अपनी हिरासत की कानूनी वैधता को किसी भी अदालत में चुनौती देने का कोई अधिकार नहीं है। आसान शब्दों में कहूं तो न्याय के दरवाजे बंद कर दिए गए थे। मतलब सरकार चाहे तो किसी को भी कितने भी समय के लिए जेल में रख सकती थी और कोई भी अदालत इसमें कुछ नहीं कर सकती थी। और इस फैसले के पीछे जो तर्क था वो और भी खतरनाक था। जजों ने कहा कि जीने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ संविधान के आर्टिकल 21 से मिलता है। उन्होंने इसे सोल रिपोजिटरी कहा। इसका मतलब समझिए, कल्पना कीजिए कि जीने का अधिकार एक बक्से में बंद है और उस बक्से का नाम है आर्टिकल 21। जजों के मुताबिक अगर सरकार उस बक्से को ही हटा दे तो अधिकार सिर्फ सस्पेंड नहीं होता, वो खत्म हो जाता है, गायब हो जाता है, जैसे कि वो कभी था ही नहीं। लेकिन उस घने अंधेरे में उम्मीद की एक पतली सी किरण भी थी। 5 जजों में से एक जज ने बहुमत के इस फैसले को मानने से साफ इनकार कर दिया। उनका नाम था जस्टिस हंसराज खन्ना। उन्होंने इतिहास के सबसे साहसी फैसलों में से एक लिखा, और वो ये अच्छी तरह जानते थे कि इसकी उन्हें बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। जस्टिस खन्ना ने अपने फैसले में लिखा कि दांव पर सिर्फ कुछ लोगों की आज़ादी नहीं है, बल्कि कानून का शासन खुद दांव पर है। उन्होंने सवाल पूछा, क्या अदालतें जो कानून की रक्षक हैं खुद ही चुपचाप सब देखती रहेंगी, मूक दर्शक बन जाएंगी? ये शब्द आज भी भारतीय न्यायपालिका में एक मिसाल की तरह गूंजते हैं। उनका तर्क बहुत ही सीधा और साफ था। पहली बात, जीवन और स्वतंत्रता प्राकृतिक अधिकार हैं, वो बस हैं, वो किसी संविधान या सरकार पर निर्भर नहीं है। दूसरी बात, सरकार कानून के बिना किसी की आज़ादी नहीं छीन सकती। और सबसे ज़रूरी बात जो उन्होंने कही कि अदालत जाने के उपाय को सस्पेंड करने का मतलब ये नहीं है कि आपका अधिकार ही खत्म हो गया। अधिकार तो तब भी मौजूद है। ये ठीक वैसा ही है जैसे किसी कमरे के दरवाजे पर ताला लगा देना और पूरे कमरे को ही गिरा देने के बीच का फर्क हो। और इस हिम्मत की उन्हें कीमत भी चुकानी पड़ी। वो सीनियरिटी के हिसाब से भारत के अगले चीफ जस्टिस बनने वाले थे, लेकिन सरकार ने उन्हें नज़रअंदाज कर दिया और उनके एक जूनियर जज को चीफ जस्टिस बना दिया। इसके विरोध में जस्टिस खन्ना ने पूरे स्वाभिमान के साथ अपने पद से इस्तीफा दे दिया। खैर, इमरजेंसी खत्म हुई, नई सरकार आई और फिर इस फैसले से जो नुकसान हुआ था उसकी भरपाई करने की कोशिशें शुरू हुई। अंधकार धीरे धीरे छटने लगा और हमारे लोकतंत्र ने अपनी सबसे बड़ी गलती से एक बहुत बड़ा सबक सीखा। और यहाँ कहानी में एक बहुत महत्वपूर्ण मोड़ आता है। साल 1978 में संसद ने 44 संविधान संशोधन पास किया। इस अमेंडमेंट ने ये पक्का कर दिया कि भविष्य में कोई भी सरकार इमरजेंसी के दौरान भी आर्टिकल 21 यानी जीवन के अधिकार को कभी भी सस्पेंड नहीं कर सकती। ये ऐसा था जैसे इस सबसे जरूरी अधिकार के चारों ओर एक ऐसी सुरक्षा दीवार बना दी गई हो जिसे कोई तोड़ न सके। ये एडीएम जबलपुर के फैसले पर एक सीधा और करारा जवाब था। लेकिन कानूनी लड़ाई यहाँ खत्म नहीं हुई। संसद ने तो कानून बदल दिया था, लेकिन उस गलत फैसले का जो न्यायिक दाग था वो अभी भी बाकी था। जस्टिस खन्ना की असहमति पर कानून की मोहर लगने में कई दशक लग गए, लेकिन आखिरकार न्याय हुआ। इस टाइमलाइन को ध्यान से देखिए। 1976 में वो काला फैसला आया। 1978 में संसद ने कानून बदल दिया, लेकिन उस फैसले को न्यायिक रूप से पूरी तरह गलत ठहराने में 41 साल लग गए। 2017 में राइट टू प्राइवेसी पर फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की बेंच ने एक आवाज में माना कि एडीएम जबलपुर का फैसला पूरी तरह से गलत था, एक गंभीर त्रुटि थी। ये उस फैसले का एक संपूर्ण और अंतिम खंडन था। अदालत ने साफ कहा कि जस्टिस खन्ना का जो असहमति वाला फैसला था वही हमेशा से सही कानून था। एक कानूनी विद्वान ने इसे क्या खूब कहा था, भविष्य का बीज। मतलब एक ऐसा विचार जो अपने समय में भले ही अकेला था, लेकिन वो भविष्य में कानून की सही दिशा तय करने के लिए जिंदा रहा और आखिरकार एक मजबूत पेड़ बन गया। तो अंत में ये सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, क्या ये कहानी हमें उम्मीद देती है कि चाहे कितना भी वक्त लगे, अंत में जीत न्याय की ही होती है?
या फिर ये एक गंभीर चेतावनी है कि हमारे अधिकार कितने नाजुक हैं और उनकी रक्षा के लिए हमें और हमारी संस्थाओं को हर पल, हर दिन सतर्क रहना होगा? शायद इसका जवाब दोनों में है। ये हमें याद दिलाता है कि लोकतंत्र कोई मंजिल नहीं, बल्कि एक लगातार चलने वाली यात्रा है, जिसके लिए निरंतर जागरूकता की जरूरत होती है। इस पर विचार जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम एंड फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ लॉ टॉक हब। नए वीडियो और न्यायिक ज्ञान के लिए जुड़े रहिए। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू इन द नेक्स्ट वन।